नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और हम ये कार्यक्रम ऐसे समय में कर रहे हैं जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। पहले सत्र में खूब हंगामा देखने को मिला, दूसरे सत्र में वंदे मातरम और एसआईआर पर चर्चा हुई। इसके अलावा जो विपक्ष का विरोध प्रदर्शन है वो भी जारी है, वार पलटवार का दौर देखने को मिला। काम की बातों से ज़्यादा जो एसआईआर पर चर्चा हुई, एसआईआर क्या, चुनावी सुधारों पर चर्चा हुई, वंदे मातरम पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की थी। अमित शाह ने एसआईआर पर जोरदार भाषण भी दिया था। ठीक है, वो तो रही सरकार की बात। लेकिन अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की हम बात करें तो प्रियंका गांधी दक्षिण से सांसद है, हिंदी में भाषण देती हैं, वंदे मातरम पर भाषण देती है। उनकी भाषण की चर्चा खूब होती है कि उन्होंने फैक्ट टू फैक्ट बात किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वो तंज कसते हैं, बातों को घुमाते हैं, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को ही घेरने की कोशिश की, वो भी सौम्य तरीके से। ऐसा ना हो कि आप किसी तरीके का आलतू फालतू बात करके आप प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी हिंदी बेल्ट से सांसद हैं लेकिन अंग्रेज़ी में भाषण देते हैं। कुछ ऐसे भाषण देते हैं जिनका कोई फैक्ट से लेना देना नहीं है, ऐसा कहा जाता है, या वो साक्ष्य कांग्रेस आज तक चुनाव आयोग के सामने पेश नहीं कर पाई है। तो हम यही सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भाषण को आप कैसे देखते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भाषण को हम कैसे देखते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये देखना है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भाषण को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कैसे देखते हैं। आपने देखा कि उड़ीसा के एक कांग्रेस के विधायक रहे थे, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है कांग्रेस आला कमान को। कहा है कि नेतृत्व शिथिल हो चुका है, प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी की कमान सौंपी जाए। और ऐसे सिर्फ एक पूर्व विधायक ने चिट्ठी लिख दी ऐसा नहीं है, ऐसे तमाम नेता हैं कांग्रेस में, कार्यकर्ता हैं जो दबी जबान से ये बात मानते हैं, ये बात को स्वीकार करते हैं, मांग भी करते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कमान सौंपी जाए, क्योंकि राहुल गांधी से कुछ हो नहीं रहा है। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान एक भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अपने नेतृत्व से हिसाब मांगेंगे, वो शुरुआत हो चुकी है। पूर्व विधायक उड़ीसा के कांग्रेस के उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। हमने देखा कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें शशि थरूर नहीं गए, मनीष तिवारी नहीं गए, और ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ये जवाब मांगना शुरू कर चुके हैं कि पार्टी क्यों अपनी नीतियों से भटक रही है, क्यों हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। इस बात का जवाब देना चाहिए नेतृत्व को। तो ये शुरुआत हो चुकी है। अभी भले ही 1-2 हैं ये, लेकिन ये 1-2 कब 200 बन जाएंगे, कब 2000 बन जाएंगे, उससे ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के और राहुल गांधी के जो भाषण हैं उसमें आपने सही कहा कि प्रियंका गांधी का जो भाषण था वो वजनदार था, और ख़ास तौर पर चूँकि पूरे नेहरू गांधी परिवार को पर हमला किया गया था सत्ता पक्ष की तरफ से, तो उन्होंने विस्तार के साथ जवाब दिया और सौम्यता के साथ दिया, मतलब सौम्यता के साथ संसदीय गरिमा के साथ जी, कटाक्ष भी किए उन्होंने, और उनका जिनको भाषण था उसको खूब सुना भी गया है। वहीं राहुल गांधी सिर्फ अपनी जो आक्रामक शैली है, जो रैली में बोलते हैं जी, बस खाली वो एक डायलॉग मारा और फिर वो ऐसा लगता है कि वो जो कुछ करते हैं सिर्फ वो रील बनाने के लिए करते हैं। तो वो बाहर भी रील बनाते हुए हम उनको देखते हैं कई बार, जब वो विभिन्न वर्गों से मुलाकात करते हैं, संसद में भी वो वही काम करते हैं। तो ये दिखाता है कि उसमें कुछ नयापन नहीं था। उनको लोकसभा में विपक्ष के नेता की जो जिम्मेदारी मिली है, ऐसा लगता था कि शायद वो गंभीरता के साथ अपना उस दायित्व को निभाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी शैली आज भी वही है जो पहले थी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा जो पहली बार लोकसभा में पहुंची हैं, उनकी शैली गंभीर राजनीतिज्ञ की है। तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं इस बात को, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मांग और तेज हो। तो ये और ये आप देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी ने भी कहा है कि कांग्रेस में अब 2 गुट बन चुके हैं, राहुल बनाम प्रियंका गुट। कांग्रेस का जो कर्नाटक में जो झगड़ा है वो भी इसी 2 गुटों की लड़ाई ही बताया जाता है। जो हमने देखा था राजस्थान में, वो भी यही दो गुटों की लड़ाई का नतीजा था। तो ये जो चीज़ें थी, अब गांधी परिवार के बीच जो आंतरिक मतभेद हैं वो भी बाहर आ रहे हैं। बहन और भाई के बीच सब कुछ ठीक है, ऐसा लगता नहीं है। नहीं, एक और चीज़ है जो चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी की टीम में कौन है। जी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, अल्लावरू, मीनाक्षी नटराजन जैसी लोग हैं जो मतलब एक पंचायत का चुनाव भी पार्टी को नहीं जिता सकते हैं। जी। और प्रियंका गांधी की टीम में कौन है? मनीष तिवारी, शशि थरूर। शशि थरूर को एक बार को हटा भी दे तो भूपेश बघेल है,
इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, सचिन पायलट हैं, जो जमीन की राजनीति करते हैं। पप्पू यादव बिहार से प्रियंका गांधी उनको लेके आई थी जी। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी उन नेताओं के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है जो जमीन पर लड़ते हैं, और राहुल गांधी की टीम एक फिक्स हो गई है जो एक कोठरी बना चुकी है और वो तय करती है कि राहुल गांधी कब क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे। तो जो आप बात कह रहे हैं शायद उसमें दम भी नजर आ रहा है। बिल्कुल। और आप देखिए कि तमाम कांग्रेस के नेता यही शिकायत कर, उनकी जो शिकायत, अगर मान लीजिए 10 शिकायत करी है उनमें अलग अलग नेताओं ने, या जो पार्टी छोड़ कर गए हैं, अगर मान लीजिए 10 नेता पार्टी छोड़ के गए हैं, उन्होंने 10 शिकायतें की हैं, तो एक शिकायत सब में कॉमन है कि राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं मिलता है, और अगर समय मिल जाए तो वो, अगर मान लीजिए 5 मिनट का समय मिला है तो वो आपको सुनते नहीं हैं, वो कुछ और ही कर रहे होते हैं, कभी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे होते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो राहुल गांधी से मिलना या नहीं मिलना दोनों एक बात बराबर ही है लगभग। तो अगर नेतृत्व जो है वो अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद नहीं बनाता है, तो वहीं उसकी सबसे बड़ी हार की पटकथा लिख दी जाती है। आप जितना लोगों से, आप खाली ठीक है आपने कोई यात्रा निकाल ली, आप बस हाथ हिलाते हुए चले गए, तो उससे वो एक आपने एक वो इवेंट था, वो लोगों से आप कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपको बार बार उनके बीच जाना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और हमने देखा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो सरकार पर तमाम आरोप लगे थे चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान, उन्होंने विस्तार पूर्वक जवाब दिया था। उसमें एक बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही थी। उन्होंने कहा कि सरकार पर और चुनाव आयोग पर आरोप लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं उनको देखकर वो चुनाव की तारीखें घोषित करता है। अमित शाह ने जवाब दिया था इस आरोप का कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री के किसी भी महीने के कार्यक्रमों को देख लीजिए, हर महीने उनके उतने ही प्रवास के कार्यक्रम होते हैं, हर महीने वो उतना ही जनसंपर्क करते हैं। तो ये दिखाता है कि कितना जनता के बीच रहने वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और जब किसी नेता का इतना लगातार और सतत प्रवास रहता है, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में जनता के बीच जाना होता है, तो जाहिर सी बात है कि जनता भी उससे सीधा कनेक्ट करती है, क्योंकि जनता को पता है कि हमारी बात हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आज वो दौर नहीं है जब किसी को ये महसूस हो कि मैं अपनी बात प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा सकता, वो पहुंचा सकता है, तमाम माध्यम है। तो यही होता है कि आप जब बीच में एक सेतु ऐसा खड़ा कर देते हैं जिसमें कि आप संपर्क बनाए रखें, तो वो एक बड़ी बात होती है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए और लगातार जीतने के लिए। बिल्कुल, एसआईआर पर हम चर्चा करें उस टॉपिक पे आए, लेकिन एक सवाल क्योंकि आपने छेड़ दिया है कि कांग्रेस आला कमान में जो नेता हैं कांग्रेस के, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन अमरिंदर सिंह क्यों नाराज है? वो भी तो यही कह रहे हैं कि भाजपा पंजाब को दिल्ली से चलाया जाता है और आला कमान से मिलने नहीं दिया जाता है, कुछ राय सलाह नहीं ली जाती है। जी, देखिए, एक तो बीजेपी को क्योंकि हम भी बरसों से कवर कर रहे हैं, तो एक चीज़ जानते हैं कि वैसे चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दिल्ली से चलने वाली पार्टियां हैं, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों का जो दिल्ली का जो हाईकमान है वही सारी चीज़ें तय करता है। इसमें दोनों में ये एक समानता है कांग्रेस और बीजेपी में। लेकिन एक चीज़ है कि जैसा अमरिंदर सिंह ने शिकायत करी है कि मुझसे सलाह नहीं ली जाती है, मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता है, तो ये बात सही है, उनकी बात सही हो सकती है कि उनसे कुछ पूछा नहीं जाता या उनसे सलाह नहीं ली जाती। और दूसरा एक चीज़ और है कि अमरिंदर सिंह को ये भी बताना चाहिए कि जब से वो बीजेपी में आए हैं, बीजेपी को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या क्या काम कर दिए हैं आज तक। उन्होंने, या उनकी पत्नी भी अब बीजेपी में है, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो उनके परिवार ने बीजेपी के लिए आज तक क्या किया है कि बीजेपी पंजाब में मजबूत हो। सब कुछ मुझे मिलता रहे, मैं किसी को कुछ दूँ ना, अपनी तरफ से अपने आप आगे बढ़कर, तो ये तो राजनीति में चलता नहीं है ना। तो अमरिंदर सिंह ने और उनकी पत्नी ने आज तक क्या किया बीजेपी के लिए, पहले उनको वो बताना चाहिए, फिर उनको ये शिकायत करनी चाहिए कि मेरे को मिला नहीं। उनको ये भी देखना चाहिए कि वो दूसरे दल से अभी बीजेपी में आए हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी की नज़र में वो उतने विश्वसनीय ना हो राजनीतिक रूप से, कि आपको अगर सारी उम्र भी तो है, उम्र भी है उनको, आपको अगर सारी जानकारी दे दी जाए आज की डेट में कि क्या संगठन कैसे आगे बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, तो हो सकता है आपका प्लान दोबारा वापस कांग्रेस में जाने का हो, तो वो बीजेपी को डर हो कि कहीं खेला ना हो जाए।
तो हर राजनीतिक दल अपने कदम वो झाड़ फूंक कर, और जैसे होता है ना कि भाई वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं, तो वो उस तरीके से चलती है पार्टी अपनी चालें। तो अमरिंदर सिंह की शिकायत जायज़ है, लेकिन ये भी देखना होगा कि अभी दूसरे दल से आए हैं, थोड़ा-सा विश्वास अर्जित करने में उनको समय लगेगा। लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका, उनके परिवार का कितना सम्मान किया है। आपने देखा होगा कि भारतीय राजनीति में उनके योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री पत्र लिख चुके हैं अमरिंदर सिंह को। और हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री समय-समय पर अमरिंदर की, उनकी पत्नी की तारीफ़ कर चुके हैं। तो बीजेपी ने सम्मान किया है। उनको देखना चाहिए कि एक पार्टी ऐसी है जो कि आपसे 60 वर्षों की सेवा कराने के बावजूद आपको अचानक से मुख्यमंत्री पद से हटा देती है। दूसरी पार्टी ऐसी है जो कि आपका सम्मान करती है। प्रधानमंत्री खुद पत्र लिखते हैं, प्रधानमंत्री लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। ये आज की डेट में अगर अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री से बात करना चाहें तो वो बातचीत भी हो सकती है। और हमने तमाम ऐसे फ़ोटो देखे हैं कि अमरिंदर सिंह जेपी नड्डा से उनके घर पर मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। तो ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी नेतृत्व उनको सुन नहीं रहा होगा। या तो अमरिंदर सिंह का कुछ प्लान होगा, या उनकी कुछ अपनी शिकायतें होंगी जो सुनी नहीं गई, या फिर वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब में चुनाव हैं, तो अगर कुछ अभी से प्रेशर बनाएंगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दिला पाएंगे। तो कई बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे किसी पार्टी पर प्रेशर बनाया जा सकता है या अपनी बात मनवाई जा सकती है, या अब चूँकि संगठन वहाँ भी दुरुस्त होना है तो वहाँ पर अपने ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उनके दिमाग में क्या है तो वही जान सकते हैं। अब एसआईआर पे बात करते हैं, क्योंकि संसद में क्या कुछ हुआ, चर्चाएं हुई, वो आप लोगों को पता होगा। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के जो अन्य घटक दल हैं एसआईआर को लेकर सेम पेज पर हैं? जिस तरीके से कांग्रेस विरोध करना चाहती है, क्या बाकी की पार्टियां भी उसी तरीके से विरोध कर रही है? क्या बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद को आगे लाने में कोशिश कर रही है कि मैं एसआईआर का विरोध कर रही हूँ, बाकी किसी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे कोई विरोध नहीं कर रहा है, मैं कर रही हूँ? और राहुल गांधी की जो आज रैली होने वाली है उसमें भी इंडिया ब्लॉक के नेता नहीं जाएंगे, शायद सिर्फ राहुल गांधी पे फोकस है। जी देखिए, ये जो वोट चोरी का या जो एसआईआर के खिलाफ है जो चीज़ें जो बोली जा रही हैं, उसका गृहमंत्री जी ने विस्तार पूर्वक जवाब दे दिया है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी हो चुकी है। सबसे पहले एसआईआर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कराई थी, उसके बाद से तमाम जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो लगातार कराते रहे, क्योंकि ये एक हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट सारे मामले की निगरानी कर रहा है। आप देखते हैं कि मुझे लगता है कि हर 15 दिन में कोई ना कोई सुनवाई इसी संदर्भ में होती है, एसआईआर के संदर्भ में होती है। बीएलओ पे जो काम का प्रेशर बढ़ रहा था, तो एसआईआर की डेट आगे बढ़ाई जा चुकी हैं। तो लग रहा है कि ये जो प्रक्रिया है सही तरीके से काम कर रही है। और बिहार में हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर सफलतापूर्वक चुनाव भी हुए, मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ। और आपने कहा कि जो ममता बनर्जी अगुवाई कर रही हैं, तो आप देखिए कि इसकी अगुवाई कौन कौन करता है। अब हमने देखा था कि दिल्ली में जब इस साल विधानसभा के चुनाव थे, उस समय वोटर लिस्ट का मुद्दा अरविंद केजरीवाल उठाते थे अकेले, और कोई साथ नहीं आता था। तो जो सत्ता में होता है उसको डर लगता है कि मेरी कुर्सी खिसक जाएगी। हमने देखा कि बिहार में जब एसआईआर की शुरू हुई तो तेजस्वी यादव को लगा कि भैया ये तो मेरे जो सपने हैं वो कहीं टूट ना जाएं, तो वो चिल्लाने लगे, तो इसलिए दूसरे भी उनके साथ आ गए, उनके जो सहयोगी थे। हमने देखा कि अब बंगाल में चुनाव हैं तो ममता दीदी को डर लगने लगा है कि और जैसा अमित शाह जी ने कहा संसद में कि ये जो आपको लगता है कि और दूसरे तो वोट देते नहीं, जो घुसपैठी है आपको वोट देते हैं वो भी चले जाएंगे, तो आपका तो सत्ता ही खिसक जाएगी। तो डर असली में वो है कि जो हमारे को वोट दे रहे हैं, अगर वो उनकी असलियत सामने आ गई, वो छोड़कर चले गए देश, तो हमारा क्या होगा, हमारी सत्ता कैसे बनेगी। तो ये डर है, तो इसलिए ममता बनर्जी इतना विरोध कर रही हैं। दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो ये विरोध है ना, इसमें आप ये देखिए कि कैसा दोहरा चरित्र है। ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी, अंतिम दिन उन्होंने फॉर्म भर दिया। तो अगर आपको नहीं भरना था भैया तो आप वो फॉर्म तो काफी पहले भर चुके हैं और भरवा भी रहे हैं लोगों से। और उनको पता है ना कि जब हम नामांकन भरने जाएंगे तो मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। अगर आप मतदाता नहीं है तो वो नामांकन नहीं भर सकते। तो आप जनता को कह रहे हैं कि एसआईआर फॉर्म मत भरो, ये गलत है और नहीं मत भरो, और आप उसको खुद भर दे रहे हैं। हमने ममता बनर्जी को देखा कि उन्होंने यहाँ दिल्ली में संसद में विरोध किया कि वक्फ कानून का, वहाँ पे उन्होंने बंगाल में उसको लागू कर दिया। तो ये दोहरे चरित्र की राजनीति जो है उसको देश दुनिया समझती है, और पब्लिक जो है ना वो सब जानती है कि ये जो विरोध है ये क्यों हो रहा है। और हमारी जो भारतीय निर्वाचन आयोग है
उसकी साख जो है वो वैश्विक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारे जो सभी राजनीतिक दलों को पता होना चाहिए। और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मैं बार बार उनके भाषण को इसलिए संदर्भ दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी जानकारी दी है कि अगर 43-44 चुनाव जो हैं वो जीते हैं 2014 से अब तक बीजेपी और एनडीए, तो 34 चुनाव तो कांग्रेस वाले भी और उनके सहयोगी दल भी जीत चुके हैं। तो ये दिखाता है कि आपका जो ये विरोध है ना, ये फर्जी है। आपके पास मुद्दे नहीं है और मुद्दे असल में हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन आप उसको उठाते नहीं हैं। जो सामयिक मुद्दे हैं, जो जनता के हित से जुड़े मुद्दे हैं, आप उससे किनारा कर रहे हैं। आप ये फर्जी जो मुद्दे हैं, एसआईआर है या जो वोट चोरी, इस तरीके की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असल निशाना बनाना है भारत के लोकतंत्र को, भारत के संवैधानिक संस्थानों लोगों को डराना भी है ना, लोगों को डराना है कि लोकतंत्र खतरे में। जैसे पहले बोला था संविधान खतरे में है, तो 24 के चुनाव में संविधान खतरे में था, अभी लोकतंत्र खतरे में है, हमारे जो संवैधानिक संस्थान है वो खतरे में। इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। तो ये लोगों को सतर्क रहना होगा, समझना होगा कि ये जो साजिशें चल रही हैं, ये साजिशें सफल ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जागरूक हमको खुद से रहना होगा। पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष, जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद भरोसेमंद, जी, 7 बार के शायद सांसद भी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से आते हैं, गोरखपुर से राजनीति की शुरुआत की है, गोरखपुर से बाबा भी आते हैं जी। कैसे हुआ ये सब? देखिए, गोरखपुर का जो महत्व है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो है ही। खैर पहले से ही बहुत महत्व रहा है गोरखपुर का। और बाबा योगी आदित्यनाथ भी वहीं से आते हैं, सटे हुए इलाके से पंकज चौधरी भी आते हैं। पहले सब गोरखपुर में ही था, अभी हुआ है महाराजगंज। तो अब वो 7 बार के सांसद हैं वो, और वित्त राज्य मंत्री हैं, उनका दूसरा कार्यकाल है वित्त मंत्रालय में ये। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप वित्त मंत्रालय में हैं तो आपके पास प्रशासनिक समझ है, आपके पास जो वित्तीय समझ है, आप 7 बार के सांसद हैं तो आपको जनता में पकड़ है और लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आप जनाधार वाले नेता हैं और कुर्मी समुदाय से हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो जातिगत समीकरण है, जो वहाँ पर सांगठनिक जो दक्षता रखने वाला व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जो किसी गुट का नहीं हो, जो सबको साथ लेकर चल सके। और इसलिए इस तरीके यूपी गुट का नहीं है, दिल्ली गुट का तो है जी, दिल्ली गुट का। लेकिन वहाँ पर जो कई सारे गुट हैं, मान लीजिए केशव प्रसाद मौर्य गुट का है क्या, योगी आदित्यनाथ गुट का है क्या, ब्रिजेश पाठक गुट का है क्या, या कोई और दूसरे गुट का है क्या, तो वो वैसा गुट नहीं है। अब दिल्ली का गुट तो चल जाएगा लेकिन वहाँ लोकल गुट नहीं चलेगा ना वो बाबा के सामने। तो और एक नाम ऐसा जो सबको साथ लेकर चल सके। और जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वसनीय, भरोसेमंद है वो नाम, तो प्रधानमंत्री क्योंकि यूपी से ही दिल्ली की गद्दी तक पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री यूपी से ही सांसद हैं। प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा झटका अभी 2024 के चुनाव में यूपी से ही लगा था। तो प्रधानमंत्री यूपी को सीधे अपने ही नियंत्रण में रखना चाहते हैं वहाँ पे पार्टी में, कि ठीक है कि जो कुछ चल रहा है तो उनको भी सही रिपोर्ट मिलती रहे, वहाँ पर सरकार को भी वो सही राह दिखाते रहें और संगठन की जो क्षमताएं हैं उसको आगे बढ़ाते रहें, उसके लिए मार्गदर्शन सीधा दिल्ली से लेते रहें। तो ये कई सारी चीज़ें सोचकर फैसला लिया गया है। एक ऐसा नाम तय किया गया है जिस पर कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार का विवाद नहीं है, जो जनाधार भी रखता है, जो पार्टी को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है, ऐसे व्यक्ति को लाया गया है। तो मुझे लगता है कि और खासतौर पे जो सामाजिक समीकरण है, जो जैसे कुर्मी, वैसे तो बीजेपी को ही वोट करते हैं लेकिन फिर भी एक मैसेज दिया गया है खासतौर पे पिछड़ों को कि आपके बीच के एक व्यक्ति को हमने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है पार्टी में। तो ये दिखाता है कि बीजेपी 27 के चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और चूंकि हमने जैसे देखा बताया कि वित्त राज्य मंत्री हैं, तो आर्थिक रूप से भी यूपी कैसे सबल बने, इसमें भी पंकज चौधरी योगदान करेंगे। कैसे योगदान करेंगे आने वाले समय पता चलेगा। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए उनके नाम को आगे बढ़ाया गया। बिल्कुल। तो ये थी इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।